नमस्कार, मेरा नाम अनुषा है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम लोग पठन करेंगे हिंदी भाषा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भाषा विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है और इसके आरंभ काल से लेकर आज तक हिंदी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने पर्याप्त प्रकाश डाला है तथा हिंदी भाषा के उद्भव की कहानी आज भी हिंदी भाषा विज्ञान के लिए रहस्यमयी बनी हुई है। संसार की कौन सी भाषा आदि भाषा थी और उससे किन किन हिंदी भाषाओं का किन किन रूपों में विकास हुआ, यह आज भी अनिर्णित है। अनुमान के आधार पर हिंदी भाषा के उद्भव के संबंध में हिंदी भाषा वैज्ञानिकों ने कुछ प्रारंभिक प्रयास किए गए हैं और वे ही आज हिंदी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार बने हुए हैं। हिंदी भाषा किसी एक व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हुई हो, वरन यह एक विशाल जनसमूह की वाणी का सामान्य प्रतिफलन है। इस प्रकार हिंदी भाषा समाज की वाणी का समवायी प्रारूप है। ऐसी स्थिति में किसी भी हिंदी भाषा का आविर्भाव काल को या उद्भव को एक निश्चित सीमा रेखा पर नहीं माना जा सकता है। यही बात हिंदी के पक्ष में से सत्य है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकाल 1501 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। तीसरा है आधुनिक काल 1801 ईस्वी से आज तक। हिंदी भाषा पर आधुनिक हिंदी भाषा विज्ञान व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक कारणों से जब हिंदी भाषाएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनमें एक दूसरे के बीच आदान प्रदान के साथ एक दूसरे को प्रभावित करने और एक दूसरे से प्रभावित होने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। पहले हम देखेंगे आदिकाल। हिंदी भाषा का आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का काल कहा जा सकता है। सर्वत्र मत्स्यन्याय की परंपरा व्याप्त थी। जर जोरू और जमीन तथा कथित अभिमान के प्रणेता इन लोगों को पशुवत हिंसक बना रहे थे। इस विनाश लीला से जहाँ कुछ लोग उत्साहित होते थे, वहीं बहुत से लोग विक्षुब्ध भी। कुछेक ने इन विसंगतियों से स्वयं को मुक्त रखा। इसलिए भोग एवं योग अपूर्व समन्वय इस युग की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। प्रसंगानुकूल राजाश्रय धर्माश्रय में सृजित होने वाली रचनाओं के लिए टिंगल, पिंगल, दक्खनी, अवधी, ब्रज प्रभृति विविध भाषाएं माध्यम भाषा के रूप में अपनाई गई। इस अवधि में सृजित साहित्य जो अभी तक उपलब्ध हुआ है वह मुख्य रूप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लिखा गया है। प्रारंभिक व्याकरण हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था शब्दानुशासन या सिद्ध हेम व्याकरण। इस युग में विकास की दृष्टि से हिंदी की निम्न ध्वनिगत एवं रूपागत विशेषता उल्लेखनीय है। अपभ्रंश में 8 स्वर थे। आ, ई, उ, ए, ऐ ये मूल स्वर थे। हिंदी में नए स्वर विकसित हुए। ए तथा औ, क्षमा कीजिए, ऐ तथा औ, इनका उच्चारण क्रमशः आ, ए, ओ रूप में होता था। इन्हें संयुक्त स्वर कहा गया। अपभ्रंश में ठ और ठ व्यंजन नहीं थे, जो कि हिंदी में प्रचलित हुए। न, ल, यह जैसे संयुक्त व्यंजन अपने पूर्व व्यंजन के
महाप्राण के रूप में प्रचलित हो मूल व्यंजन बन गए। सहायक क्रियाओं एवं उपसर्गों के अलग प्रयोग से हिंदी की मूल विशिष्टता वियोगात्मकता इसके प्रारंभिक काल में ही प्रभावी दृष्टिगत होने लगी। अपेक्षाकृत कम होते हुए नपुंसक लिंग शब्द धीरे धीरे समाप्त हो गए। वाक्य रचना का स्वरूप सुनिश्चित हो गया। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ा तथा अरबी, फारसी, तुर्की एवं पश्तो के शब्द भी प्रचुर संख्या में अपनाए गए। अगला हम देखेंगे मध्यकाल। यह काल हिंदी भाषा का और साहित्य की उपलब्धियों को देखते हुए उसका स्वर्णकाल कहा जा सकता है। राजनीतिक स्थिरता, शांतिपूर्ण वातावरण एवं कलात्मक उत्कर्ष ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। यद्यपि संस्कृत अब भी पांडित्य की प्रदर्शिका थी, किंतु प्रतिभाशाली एवं स्वाभिमानी संतों एवं भक्तों ने लोक बोलियों को अपनाकर उसे भाषा के स्तर तक पहुंचा दिया। कृष्ण भक्तों एवं ब्राह्म भक्तों, विशेषकर सूरदास और तुलसीदास के सुयोग से विकसित इन दोनों बोलियों ने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य एवं शब्दकोश की प्रबुद्ध श्रीवृद्धि की। फारसी भाषा में संपर्क के कारण हिंदी में 5 नई ध्वनियाँ प्रचलित हुई: ख, ख, ग, ज, फ। आ से होने वाले शब्दांत में आ का उच्चारण समाप्त होने लगा, जैसे अर्थात, सम्राट, तथागत आदि। हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप भी लगभग सुनिश्चित हो गया। अपभ्रंश रूप या तो प्रचलन में समाप्त हो गए अथवा हिंदी के अपने बन गए। मुसलमानों से आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित होने के कारण उनकी विविध भाषाओं अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो आदि के लगभग 6000 शब्द हिंदी में अपना लिया गए। हिंदी भाषा की वियोगितात्मकता लगभग पूरी हो गई और परसर्ग तथा क्रियाओं आदि का अधिक से अधिक स्वतंत्र प्रयोग होने लगा। सूरदास एवं तुलसीदास के साथ साथ रीतिकालीन आचार्यों के कारण जहाँ हिंदी में प्रचुर मात्रा में तत्सम शब्द सम्मिलित एवं प्रचलित हुए, वहीं संत, सूफियों या मुक्तक परंपरा के रचनाकारों के प्रभाव से तद्भव एवं देशी तथा देशज शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ। व्यापक उद्देश्य से भारत आने वाली विभिन्न यूरोपीय जातियों से संपर्क के कारण उनकी भाषाओं पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रेंच तथा अंग्रेजी शब्द का प्रयोग प्रायतः हिंदी के अपने व्याकरण के अनुसार प्रचुर मात्रा में होने लगा। अगला है आधुनिक काल। इस अवधि को गढ़ी बोली हिंदी का काल कहा जा सकता है। साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा और अवधी एक तरफ जनमानस से दूर होकर विशिष्ट वर्ग का भाषा बन गई, तो दूसरी तरफ हिंदी प्रदेश पर अधिकार करने वाले अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक गतिविधियों की सुगमता हेतु 1800 ईस्वी से ही गढ़ी बोली को संरक्षण प्रदान करते हुए अपना लिया। यद्यपि साहित्य के क्षेत्र में कुछ दिनों तक गढ़ी बोली गद्य विधा और ब्रजभाषा पद्य विधा का माध्यम भाषा न रही, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता, राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक जागरण और प्रेस की अस्तित्व में आने के कारण गढ़ी बोली साहित्यिक सृजन की एकमात्र भाषा बन गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा विभाग के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट ने गढ़ी बोली हिंदी के विकास में भंग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए
1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन की रचनात्मक भूमिका को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदी भाषी के क्षेत्र के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों ने भी गड़ी बोली को एक स्वर से स्वदेशी भाषा के रूप में स्वीकार किया। फलतः हिंदी के विद्वानों एवं रचनाकारों के समक्ष उसे एक विशिष्ट भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की चुनौती उपस्थित हुई। इसे इन्होंने पूरे मनोयोग से स्वीकार कर हिंदी से जुड़ी राष्ट्रीय अपेक्षाओं की पूर्ति कर दिखाया। इस दृष्टि से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम अग्रण्य है, जिन्होंने गड़ी बोली हिंदी एवं उसमें लिखी जाने वाली रचनाओं का परिष्करण एवं परिमार्जन करके छायावाद के आगमन तक उसे हर दृष्टि से सक्षम भाषा बनने का सुयोग प्रस्तुत किया। कचहरी में उर्दू भाषा और फारसी लिपि के प्रचलन के कारण 1947 ईस्वी तक ख ख ग ज फ वर्ण तो प्रचलन में रहे, किंतु धीरे धीरे ख ख ग ख ग ख ख ग के रूप में प्रयुक्त होने लगे। प ज और फ प्रचलन में अभी भी बने हुए हैं। अंग्रेजी के प्रभाव से एक नया संयुक्त व्यंजन ट भी प्रचलन में आया है, जैसे ट्रिप, ट्रक आदि। शब्दांत में आ का उच्चारण लगभग समाप्त हो चुका है, जैसे राम, श्याम आदि।